पहला लिखेंगे, पहला पॉइंट है, नोट कोई मत करना, मैं लिखवा दूंगा, आपको नोट्स भेज दूंगा। pH in our pH in our digestive system, pH in our digestive system। अच्छा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या कुछ पीएच का कुछ रोल होता है? क्या वहां पर भी पीएच का कुछ लेना देना होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? ठीक है, तो हमें ये देखना है कि क्या वहां पर कुछ रोल है या नहीं है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको पढ़कर सुनाता हूँ पहले, उसके बाद समझाता हूँ क्या है। Our stomach, our stomach produces hydrochloric acid of pH value about 1.4. This dilute hydrochloric acid helps in digesting our food without harming the stomach. The excess of acid in the stomach causes indigestion. In order to cure indigestion, we can take bases like antacids. Being basic in nature, antacids react with excess acid in the stomach and neutralizes it. Example of antacids are magnesium hydroxide, milk of magnesia, and sodium hydrogen carbonate, baking soda. तो डेली लाइफ में जब हम डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेते हैं कि जो पीएच है, पीएच की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, वो देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक में भी एसिड प्रोड्यूस होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में। और वो जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी पीएच वैल्यू जो है वो होती है बेटा 1.4। ठीक है, अब अगर पीएच वैल्यू 1.4 से ज्यादा नीचे की तरफ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टमक है उसमें एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो पीएच वैल्यू जो है वो 1.4 है, तब तक तो ठीक है। 1.4 तक तो हमारे स्टमक को किसी तरीके का उस एसिड से नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन अगर 1.4 से नीचे गिरने लगती है पीएच की वैल्यू, तो आप ये देखिएगा कि तब हमारे पेट में जलन होने लगती है, हमारे पेट में एसिडिटी होने लगती है। सेम प्रॉब्लम तब होती है जब हम ये कहते हैं कि हम बहुत देर तक भूखे हैं, हमने कुछ खाया नहीं है। तो हमारे जो पेट है, हमारा जो स्टमक है, हमारे स्टमक में जो एसिड है, वो एसिड तो लगातार प्रोड्यूस हो रहा है। और एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो किसी ना किसी फूड पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए, फूड पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने के लिए वो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। अब जो वो एसिड है, वो एसिड लगातार प्रोड्यूस होता जा रहा है, लेकिन हमने खाने के लिए हमने अपनी बॉडी को कुछ दिया ही नहीं। तो आप ये देखिएगा कि फिर वो एसिड क्या करेगा, वो जो एसिड है हमारे स्टमक की जो वॉल्स है, हमारे स्टमक की वॉल्स को धीरे 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 डैमेज करना शुरू कर देगा। तो इसी उसी केस में जब जब इस तरीके से होता है कि स्टमक की वॉल्स पर एसिड जब है वो अटैक करने लगता है, तो हमें पेट में थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि जलन हो रही है। तो उसी प्रॉब्लम को जनरल लैंग्वेज में, डेली लाइफ की लैंग्वेज में हम लोग एसिडिटी बोल देते हैं। उस एसिडिटी को क्योर करने के लिए क्या चाहिए होता है? एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें चाहिए होता है बेस। तो बेस क्या है? जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा हो गया, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एसिड के इफेक्ट को कम कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। समझ गए? तो पहला पॉइंट तो ये है कि पीएच जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सभी को समझ में आ गया? बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, आगे चलें। चलिए जी, अगला देखते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट नोट करिएगा। सेकंड जो इसका पॉइंट है वो है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। pH change as the cause of tooth decay। अब देखिएगा, इसमें आप सुनिएगा, थ्योरेटिकल ही है, मैं बताता हूँ नेक्स्ट। When we eat food containing sugar, then the bacteria present in our mouth break down the sugar to form acids, such as lactic acid. Thus, acid is formed in the mouth after a sugary food has been eaten. Tooth decay starts when the
pH of acid formed in the mouth falls below 5.5, the best way to prevent tooth decay is to clean the mouth thoroughly after eating food by rinsing it with lots of clean water. ठीक है? तो क्या होता है कि जो हमने अभी आपको एक एग्जांपल ये बताया था कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में पीएच की वैल्यू होती है 1.4। स्टमक के अंदर पीएच की वैल्यू होती है 1.4। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई भी शुगरी फूड खाते हैं, कोई भी फूड अगर हम खाते हैं तो देखिए थोड़ा बहुत शुगर हर फूड के अंदर होता ही होता है। तो जब हम कोई भी शुगरी फूड खाते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, वो सलाइवा क्या करता है कि वो उस शुगरी फूड को डिसॉल्व करने की कोशिश करता है। उस शुगरी फूड और सलाइवा के कॉम्बिनेशन से क्या होता है कि माउथ में भी थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा एसिड बनने लगता है। तो जो माउथ में एसिड बनता है, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो होती है बेटा 5.5। तो वो कब बनेगा? जब कोई भी शुगरी फूड हम खाएँगे और वो जो शुगरी फूड है, वो हमारे सलाइवा के कॉन्टैक्ट में आएगा। तो सलाइवा के कॉन्टैक्ट में आता है, हम उसको च्यू करते हैं, धीरे-धीरे चबाते हैं, फिर स्वैलो कर जाते हैं। तो जब हम उसको चबाते हैं तो होता क्या है कि जो सलाइवा है, हम सलाइवा के साथ में तो खाना ऑटोमैटिकली अपने आप ही मिक्स अप हो ही गया। और जब वो उसके साथ में मिक्स अप हो जाता है, तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है और हम फर्दर उसको जो है च्यू करते हैं। तो यानी कि हम एक तो दाँतों से उसको छोटे-छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो सलाइवा है, सलाइवा वो फूड पार्टिकल के साथ में मिलकर एसिड बना रहा है, तो थोड़ा-सा एसिड भी है वहाँ पर, जो उस फूड को और छोटे-छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है। तो कुल मिलाकर फूड जो है वो एक पल्प में, एक सॉफ्ट पल्प में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ईज़ी होता है, ईज़ी स्वैलो करने में, सटकने में आसानी होती है। तो आप ये देखिएगा कि जब हम खाना खाते हैं, तो जो दाँत होते हैं, दाँतों के बीच में भी थोड़ा बहुत शुगरी फूड रह जाता है, थोड़ा बहुत लगा हुआ रह जाता है। तो आपसे ये कहा जाता है कि खाना खाने के बाद आपको मुँह को अच्छे से साफ करना चाहिए पानी से। वो सिर्फ़ इसीलिए कहा जाता है कि क्योंकि थोड़ा बहुत जो खाना दाँतों में लगा रह गया है, वो क्योंकि हमारे माउथ में सलाइवा तो हमेशा होती है और जो शुगरी फूड है, जो हमारे दाँतों में थोड़ा बहुत लगा रह गया है, वो जब सलाइवा के कॉन्टैक्ट में आएगा तो एसिड बनने लगेगा माउथ के अंदर भी और जब माउथ के अंदर एसिड बनने लगेगा तो इसी वजह से जो है वो हमारे जो मुँह से स्मेल आती है, जब भी हम बहुत देर तक खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते या मुँह को साफ नहीं करते। तो थोड़ी बहुत स्मेल आने लगती है मुँह से। तो वो स्मेल इसी वजह से आती है कि एसिड जो है वो बनने लगता है सलाइवा और जो फूड पार्टिकल्स दाँतों पर लगे रह गए हैं, उनके कॉन्टैक्ट में आने से। अब वो अगर पीएच वैल्यू जो माउथ के अंदर जो एसिड बन रहा है, वो अगर पीएच वैल्यू 5.5 तक है तब तो बहुत बढ़िया है। अगर वो 5.5 से कम हो जाती है, तो क्या होता है कि वो जो एसिड बन रहा है, वो एसिड धीरे-धीरे जो हमारे दाँत हैं, दाँतों के जो रूट्स हैं, वो उन रूट्स को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वीकन करना शुरू कर देता है, कमज़ोर करना शुरू कर देता है। और जब वो दाँतों की जड़ें कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर दाँत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं एंड दिस इज़ द मेन कॉज़ ऑफ टूथ डिके। यही दाँतों के जल्दी खराब हो जाने या जल्दी टूट जाने या जल्दी गिरने का मेन रीज़न है। सभी को समझ में आ गया इतना? इतना सभी को क्लियर है यस बताइए? सर। ठीक है? अच्छा, तो ये तो 2 पॉइंट्स हुए। फिर तीसरा है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। थर्ड लिखेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स are sensitive प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। पीएच में जो चेंज होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स बड़े सेंसिटिव होते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी पीएच में कुछ चेंज हो जाता है, तो उनको फ़र्क पड़ता है। अब कौन से पीएच में चेंज की बात हो रही है, बताते हैं अभी। पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझेंगे आप, समझ में आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सॉइल एंड सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। तो ज़रा देखते हैं इसको। तो सुनिएगा,
इसमें है most of the plants grow best when the pH of the soil is close to 7. If the soil is too acidic or too basic, the plants grow badly or do not grow at all. ठीक है, if the soil is too acidic यानी कि low pH, then it is treated with materials like quicklime or slaked lime, calcium hydroxide और chalk. ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब भी हम ये कहते हैं कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स की ग्रोथ बढ़िया कब होती है? प्लांट्स की ग्रोथ बढ़िया तब होती है जब जो सॉइल है, जिस सॉइल में प्लांट्स लगे हुए हैं, ना तो वो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो और ना ही वो सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो। ना तो वो एसिडिक हो, ना ही वो ना ही वो बहुत ज़्यादा बेसिक हो। तो प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स की ग्रोथ उस केस में बहुत बेस्ट होती है। तो ये कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज़ ना तो एसिडिक है और ना बेसिक है, अगर कोई चीज़ ना तो एसिडिक है, ना बेसिक है, तो इसका मतलब क्या है? वो चीज़ न्यूट्रल है और वो चीज़ अगर न्यूट्रल है, तो इसका मतलब उसका पीएच जो है वो कितना है? वो 7 है। तो हम ये कहते हैं कि अगर वो सॉइल जो है कभी भी ऐसा होता है कि कोई भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वो है जो कि हमारे शहर में, हमारे आस-पास जहाँ-जहाँ पर भी हम सड़कों पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर जो पेड़-पौधे लगे रहते हैं, तो वो उनका सॉइल टेस्ट करते हैं। सॉइल टेस्ट यही होता है कि अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है ना? देखिए ये एनवायरनमेंट पर, क्लाइमेट पर डिपेंड करता है कि कहीं की सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, तो किसी-किसी जगह की सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक होती है। तो जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वाले होते हैं जिनको आप कहते हैं वन विभाग वाले लोग, है ना? तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोगों का काम ही ये होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं कि वो सॉइल को ले जाकर सॉइल को टेस्ट करते हैं कि सॉइल का पीएच वैल्यू कितना है। अगर सॉइल एसिडिक है, तो उसमें वो कोई बेस मिलाते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो बेस मिला देते हैं मतलब वो ऐसा फर्टिलाइज़र का छिड़काव करते हैं सॉइल के ऊपर, जिस फर्टिलाइज़र से सॉइल जो है, जिस फर्टिलाइज़र में बेस ज़्यादा होता है। तो वो जो बेस है, वो जब एसिडिक सॉइल पर गिरेगा तो वो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा। तो फिर जो है वो सॉइल की क्वालिटी जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इम्प्रूव होगी और जो प्लांट्स लगे हुए हैं, वो प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करने शुरू हो जाएँगे। ठीक? अब इसी तरीके से कई जगह ऐसा होता है, किसी-किसी एरिया में ऐसा होता है कि जो सॉइल है, वो बहुत ज़्यादा बेसिक होती है। बेसिक का मतलब क्या है कि मतलब उस पर एसिड की ज़रूरत है। तो क्या करते हैं कि फिर इस तरीके के उस पर फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो स्प्रे करे जाते हैं जो कि एसिडिक हो और उससे क्या होता है कि एसिड जब बेस के ऊपर गिरेगा तो वो सॉइल की वैल्यू को न्यूट्रलाइज़ कर देगा पीएच वैल्यू को और सॉइल जो है वो आपकी न्यूट्रल हो जाएगी और फिर प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सभी को सर। समझ में आ गया? ठीक है? तो ये काम होता है फर्टिलाइज़र्स का। तो फर्टिलाइज़र्स में ये चेक करके डाला जाता है कभी भी। पहले एक्सपर्ट आता है, अगर खेती की बात करी जाती है तो खेतों में पहले एक्सपर्ट आते हैं। गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ के एक्सपर्ट्स आते हैं, वहाँ पर जो किसान लोग हैं वो अपनी एप्लीकेशन लेकर जाते हैं कि हमें अपनी जो ज़मीन है, हमारे जो खेत की ज़मीन है, हमें उसका टेस्ट करवाना है और टेस्ट करके आप ये बता दीजिए कि कौन-सा फर्टिलाइज़र बेस्ट रहेगा हमारी ज़मीन के लिए। तो वो टेस्टिंग करते हैं, सॉइल की जब रिपोर्ट आ जाती है तो वो बता देते हैं कि इस एरिया की सॉइल ऐसी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि गाज़ियाबाद की सॉइल थोड़ी कम एसिडिक है, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं या नोएडा की तरफ जाते हैं तो वहाँ की सॉइल थोड़ी और ज़्यादा एसिडिक है। अगर हम जाते हैं राजस्थान की तरफ तो वहाँ की सॉइल और ज़्यादा एसिडिक है, ठीक? तो इसी तरीके से क्या होता है कि हर जगह पर फर्टिलाइज़र्स का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि पहले ऐसा टाइम हुआ करता था जब ये कहते थे कि राजस्थान का जो ज़मीन है ज़्यादातर, वो ज़्यादातर मतलब एसिडिक ज़मीन है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो वहाँ का जो पानी है, वो पानी भी बहुत ज़्यादा खराब आता है पीने में। तो पहले ये प्रॉब्लम हुआ करती थी कि वहाँ पर ज़्यादा पेड़-पौधे होते ही नहीं थे। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे बायो फर्टिलाइज़र्स और फार्मेसी फ़ील्ड का जैसे-जैसे एनहांसमेंट होता गया, डेवलपमेंट होता गया, तो ये पता लगने लगा कि जो खराब से खराब ज़मीन भी है, वहाँ पर अगर करेक्ट टाइप के फर्टिलाइज़र डाले जाएँ, तो उस ज़मीन पर भी बहुत अच्छी हरियाली हो सकती है। और जब एक बार ग्रीनरी डेवलप हो जाती है किसी भी ज़मीन पर, तो वो जो ग्रीनरी है, वो ऑटोमैटिकली एक जो नाइट्रोजन साइकिल होती है, जो ऑक्सीजन साइकिल होती है, वो साइकिल कंप्लीट करने लगती है एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर उस एरिया का पूरा सुधरने लगता है। और उसकी वजह से सॉइल भी ठीक हो जाती है और एयर भी ठीक हो जाती है और वहाँ पर उस एरिया में फिर बारिश भी होनी शुरू हो जाती है। तो ये धीरे-धीरे एडवांसमेंट होता जा रहा है जैसे-जैसे ह्यूमैनिटी का, तो धीरे-धीरे चीज़ों का डेवलपमेंट होता जा रहा है और हमें पता चलता जा रहा है कि पीएच की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में। अब इसी चीज़ में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जैसे सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ।
तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पीएच मेंटेन रहेगा सॉइल का तो प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ दूसरे पॉइंट की, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। सेकंड पॉइंट है पीएच चेंज एंड सर्वाइवल पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। ठीक है, मतलब पीएच चेंज से एनिमल्स के सर्वाइवल पर क्या फर्क पड़ता है, जरा देखते हैं। बस बेटा 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट करें सभी बच्चे, मैं अभी आ रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। तो ये क्या है, मतलब पीएच चेंज की वजह, पीएच चेंज जो है उसका सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स मतलब एनिमल्स के जिंदा रहने पर क्या फर्क पड़ता है। इसमें ये है कि pH plays an important role in the survival of animals, including human beings. Our body works well within a narrow pH range of 7 to 7.8. If due to some reason this pH range gets disturbed in the body of a person, then many ailments can occur. हम ये कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में जो बेस्ट हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी पीएच वैल्यू होती है। हमारे बॉडी के अंदर अगर पीएच वैल्यू जो है वो 7 से 7.8 के बीच में अगर मेंटेन्ड है तो हमारी बॉडी बेस्ट परफॉर्म करती है, हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर वो पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाती है, ठीक है, या फिर 7.8 से बढ़ जाती है, तो हम ये कहेंगे कि तब बॉडी में अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स यानी कि अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स बॉडी में डेवलप हो सकती है, बॉडी में आ सकती है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई कि हमारी बॉडी का भी पीएच से लेना देना है कि बॉडी का ओवरऑल पीएच वैल्यू जो है वो 7 और 7.8 के बीच में अगर बैलेंस रहे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं जो कि पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स। तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी कभी बारिश होती है तो ये कहते हैं कि जो शुरुआत की जो बारिश होती है उसमें नहाना, उस बारिश में भीगना वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं होता। कि बारिश जब हो जाए तो बारिश हो जाए, अगर मान लीजिए 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा बारिश हो चुकी है, उसके बाद जो बारिश का पानी है उसमें आप अगर नहा लेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर योर स्किन। लेकिन शुरुआत में नहाएंगे तो वो नुकसानदायक ही होता है। उसका रीज़न क्या है, हमारा जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है ना, उस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में हम लोग व्हीकल्स भी यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़ भी चलती हैं, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो होता है और व्हीकल्स का पॉल्यूशन जो होता है और जो हम लोग घरों में एसी यूज़ करते हैं, उस एसी की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो एसी में से भी कुछ गैसेज़ निकलती हैं, गरम-गरम गैसेज़ निकलती हैं जो हवा में डिसॉल्व हो जाती हैं। तो आप ये देखिएगा कि उसके बाद जब बारिश होती है, तो वो जितनी भी गैसेज़ एटमॉस्फेयर में है, वो बारिश उन गैसेज़ को लेकर, उन गैसेज़ के पार्टिकल्स को लेकर नीचे ज़मीन पर गिरती है, ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि आपने खूब नोटिस भी करा होगा कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे गैसेज़ के पार्टिकल्स जब ये सारे के सारे रेन होती है, तो रेन के साथ-साथ ये पार्टिकल्स जो है वो नीचे ज़मीन पर गिरने लगते हैं। तो उस वाली बारिश को हम बोलते हैं एसिड रेन। कि वो जितने भी पॉइज़नस और हार्मफुल पार्टिकल्स जो एयर में मौजूद हैं, वो पार्टिकल्स जब पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्स होकर एक एसिड बना लेते हैं और फिर वो एसिड बना लेते हैं और फिर जब वो नीचे गिरते हैं ना, तो इट कॉजेज़ एसिड रेन, वो एसिड रेन हो जाती है। एसिड रेन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ज़मीन के लिए भी और एक्वेटिक लाइफ़ वाले एनिमल्स के लिए भी। आप ये देखिए कि अगर कोई लेक है, उस लेक के आस-पास बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशेज़ वो ज़िंदा नहीं रह सकती उस लेक के अंदर। उसका रीज़न यही है कि जब भी कभी बारिश होगी तो बारिश अपने साथ हार्मफुल पार्टिकल्स को लेकर उस लेक में गिरेगी ज़रूर। और जब लेक में गिरेगी तो वो एसिड की रेन होगी, मतलब वो जो रेन है वो पानी वो उन हार्मफुल पॉइज़नस गैसेस को लेकर पानी में गिर गया। अब लेक का जो पानी है वो स्टिल वाटर होता है, वो इधर-उधर फ्लो नहीं करता है। तो वो पानी वहीं पर पड़ा रहेगा, तो उसके अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे कि फिश हो गई या आपका टॉर्टोइस हो गया और ऑक्टोपस हो गया और छोटे-छोटे जो एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो ये जितने भी एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे एनिमल ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहेंगे, वो जल्दी मर जाएँगे। तो उनके सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी होता है कि जो पानी है, वो पानी या तो फ्लो करता रहे तो जो भी हार्मफुल पानी है वो निकल जाएगा, ठीक है? और या फिर पानी की या नदियों की बहुत ज़्यादा सफाई रखी जाए, बहुत देखभाल करी जाए। जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे कि जो गवर्नमेंट्स भी होती हैं, वो भी अलग-अलग स्कीम्स चलाती हैं।
जिससे कि पानी की साफ सफाई होती रहे, एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ जो है वो बनी रहे। तो वही चीज है, एक बार मैं पढ़कर बता देता हूँ। सिमिलरली वी कैन डिस्कस अ केस ऑफ एसिड रेन। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज अबाउट 5.6, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। टू मच एसिड रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ लेक वाटर or river water to such an extent that survival of aquatic animals becomes difficult। जब बहुत ज़्यादा एसिड रेन हो जाती है, तो चाहे वो लेक हो चाहे वो रिवर हो, जब बहुत ही ज़्यादा एसिड रेन हो जाती है, तो फिर जितने भी लेक एनिमल्स हैं या रिवर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका जिंदा रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक नोट करेंगे बेटा, अगला है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। अभी समझाता हूँ क्या है। सेल्फ डिफेंस फोर्थ पॉइंट है। Self-defense by animals and plants. Self-defense by animals and plants through chemical warfare. Through chemical warfare. अभी केमिकल वॉरफेयर क्या होता है देखिएगा। हम ये कहते हैं वह ना, हनी बी, जो शहद वाली जो मक्खी होती है जिसको मधुमक्खी बोलते हैं, when a honey bee stings a person, it injects an acidic liquid into the skin which causes immense pain and irritation। कभी आपको मधुमक्खी जो होती है, जो शहद वाली मक्खी होती है, कभी अगर उसने काट लिया हो गलती से, तो आपने बचपन में कभी काटा हो या अभी काटा हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेन होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। और इनफैक्ट अगर उसका तुरंत कोई ना कोई ट्रीटमेंट ना कर लिया जाए, तो वो वाला एरिया जो है वो काफ़ी स्वेलिंग भी आ जाती है उस एरिया में, जो कि 2 से 3 दिन बाद जाकर ठीक होती है धीरे-धीरे विद टाइम। ठीक? तो देखिएगा, यहाँ पर ये है कि जो कांसेप्ट क्या है, एक्चुअली जो साइंटिफिक कांसेप्ट है इसके पीछे वो क्या है, जो हनी बी होती है, हनी बी अपने जो जहाँ से वो काटती है, उस पॉइंट से वो हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देती है, और उस एसिड की वजह से हमको इतनी तेज जलन होती है और एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो पान पर लगाया जाता है चूना, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड स्लेक्ड लाइम, तो जो नॉर्मल जो चूना होता है जिसको हम क्विक लाइम बोल देते हैं या ड्राई लाइम बोल देते हैं, तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। और कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हमने वाटर में मिक्स कर दिया उसको, तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। तो वो वाला जो चूना होता है स्लेक्ड लाइम, उसको अगर जहाँ पर भी हमको हनी बी ने काटा है, शहद की मक्खी ने अगर काटा है, तो वहाँ पर अगर हम चूना लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड का इफेक्ट जैसे ही न्यूट्रलाइज होता है, तो न्यूट्रलाइज होते ही वो जो इमेंस पेन था और जो इरिटेशन थी, वो तुरंत खत्म हो जाती है। सभी बच्चों को इतना क्लियर है? इतना क्लियर है यस। सभी बच्चों को, यस बताइए। सर। यस है सर। ना? तो वही चीज यहाँ यस पर सर। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इन सच केसेस, rubbing a mild base like baking soda solution or calcium hydroxide solution on the stung area of the skin gives relief। This is because of the fact that base neutralizes the effect of acid। ठीक। फिर आपने सुना होगा कि ततैया काट लेता है, जो पीले रंग का होता है ततैया जो होता है, उसको हम हिंदी में इंग्लिश में वास्प बोल देते हैं। हिंदी में ततैया बोलते हैं, इंग्लिश में वास्प बोलते हैं, WASP। So similarly, when a wasp stings, it injects an alkaline liquid into the skin, which causes burning sensation. In this case, rubbing a mild acid like vinegar on the stung area of the skin gives relief। तो जब कोई ततैया, जिसको हम वास्प बोलते हैं, जब वो काटता है, तो वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी के अंदर एक बेस इंजेक्ट कर देता है, जिसको हम एल्कलाइन लिक्विड बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल बेसिस को ही हम एल्केलीज बोलते हैं। तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक बेस इंजेक्ट कर देता है, और जब बेस हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, तो फिर एक माइल्ड सा, बहुत ज्यादा ऐसा एसिड नहीं जो स्किन को ही जला दे, एक माइल्ड एसिड अगर हम रब करें स्टंग एरिया पर, जैसे कि विनेगर होता है, घरों में मिल जाता है विनेगर, सभी के घरों में होता है विनेगर। विनेगर लिया थोड़ा सा एक स्पून में, और उसको स्टंग एरिया पर लगा दिया, तो तुरंत वहां पर रिलीफ मिल जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का।
सिमिलरली एन एंट्स स्टिंग, अब एंट स्टिंग की बात करते हैं। एंट क्या होता है? चींटी, है ना। हमने बात करी हनी बी जो मधुमक्खी होती है, हमने बात करी वास्प जो कि ततैया होता है। तीसरा हम ये देखते हैं हनी बी होती, हनी बी का सॉरी एंट जो चींटी होती है, चींटी के काटने से भी बड़ी तेज जलन और इरिटेशन होती है। Similarly, an ant sting injects methanoic acid into the skin of a person, causing burning pain, which can be neutralized by rubbing baking soda on the stump area. तो ये जो एंट होती है, एंट भी हमारी बॉडी में जब जब काट लेती है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देती है। वो एसिड होता है मीथेनोइक एसिड। और हाँ सक्षम बताइए। यस सर, मैंने सुना है कि मतलब वॉस्प के काटने पे कई लोग सिट्रिक एसिड या लेमन लगाते हैं। वास्प के काटने पर वो, यस सर। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि वास्प को जैसे ही काटा ना, तो उसमें लेमन लगाते हैं। तो वो वही चीज है, क्योंकि वास्प जो है, वास्प हमारी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट करता है? बेस इंजेक्ट कर देता है। तो सिट्रिक एसिड भी एक एसिड ही हो गया। तो वो एसिड क्या करता है? वो उस बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। वो वही चीज है जो मैं बता रहा हूँ ना, एक ही बात है। भाई आप विनेगर यूज करेंगे तो विनेगर जो है वो हमारा होता है एसिटिक एसिड, है ना। और अगर आप लेमन यूज करेंगे या ऑरेंज यूज करेंगे तो उसमें होता है सिट्रिक एसिड। तो कुल मिलाकर एसिड लगाना है उस पर, ईटेबल एसिड जो कि माइल्ड एसिड है। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? क्लियर है सक्षम? चले आगे। चलिए जी। उसके बाद हम ये कहते हैं व्हेन अ पर्सन हैपेंस टू टच द लीव्स ऑफ अ नेटल प्लांट एक्सीडेंटली। नेटल प्लांट भी एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी जिसकी जो प्लांट की जो लीव्स होती है ना, उसकी लीव्स में छोटे छोटे कांटे निकले रहते हैं। और कांटा चुभ जाना तो अलग बात है, लेकिन कांटा चुभने के बाद में बहुत ज्यादा पेन होना, इरिटेशन होना, जलन होना, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं कुछ एसिड या बेस का रीजन है उसके पीछे, है ना। तो एक नेटल प्लांट होता है, नेटल प्लांट में जो लीव्स होती हैं, लीव्स लीव्स में बहुत बारीक बारीक जो है वो कांटे निकले रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही अगर गलती से हमने उसकी लीव्स को पकड़ लिया, तो हमारे हाथ में बहुत तेज जलन होने लगती है। इनफैक्ट हाथ जो है उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। उसका रीजन भी ये होता है कि जो नेटल प्लांट होता है, नेटल प्लांट की लीव्स में मिथेनोइक एसिड होता है। तो जैसे ही हम उसको टच करेंगे तो वो मिथेनोइक एसिड हमारी स्किन के अंदर एंटर कर जाता है और हमको जलन होती है। तो उसका एक ही इलाज है कि हम किसी भी साबुन से हाथ धो लें, क्योंकि साबुन में बेस होता है। या फिर हम क्या करें, हम कोई भी चूना ले लें और चूने वाली चीज को उसके ऊपर रब कर दें। ठीक है, तो चूना जो होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो बहुत अच्छा बेस होता है। उसको अगर लगा लेंगे एसिड के ऊपर तो वो तुरंत उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है बेटा सभी को? गरिमा, यस सर। उत्तर, पालकी, युग, सभी बच्चे बताइए क्लियर है? यस सर। चलिए जी ठीक है। उसके बाद जो अगला है, अगला हम करते हैं बेटा नेक्स्ट। हमारा टॉपिक एसिड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, बेस कंप्लीट हो गया, और ये पीएच वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है इसमें सॉल्ट्स। तो हेडिंग डालेंगे सॉल्ट्स। तो आप लिखेंगे सॉल्ट्स। सॉल्ट्स। सॉरी सर, वो हाँ डिस्कनेक्ट हो जी। गया था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए जी। तो सॉल्ट्स में हम ये कहेंगे कि salts are formed when acids react with bases। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है। और हम ये जानते हैं कि एसिड और बेस के रिएक्शन को ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। तो सॉल्ट बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कोई भी एसिड ले लीजिए और कोई भी बेस ले लीजिए और उन दोनों को मिक्स कर लीजिए, तो आपके पास सॉल्ट आसानी से बन जाएगा। फिर दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें देखने हैं यहाँ पर। पहला लिखेंगे द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। The salts of hydrochloric, the salts of hydrochloric acid
are called the salts of hydrochloric acid are called chlorides. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे क्लोराइड कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मान लीजिए मैंने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl ले लिया, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये तो Na है और ये Cl है, ये बन गया NaCl, और ये H है और ये OH है, H और OH दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, H2O। तो ये जो NaCl है, कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। सिमिलरली आप सोचिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता तो, और उसको HCl के साथ रिएक्शन कराते तो क्या बनता, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता, उसका HCl के साथ रिएक्शन कराते तो क्या बनता, पोटेशियम क्लोराइड। तो जितने भी बन रहे हैं सॉल्ट्स, सबके लास्ट में क्या लिख रहे हैं, क्लोराइड। तो द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जितने भी सॉल्ट्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड क्लोराइड्स। ठीक, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, द सॉल्ट्स ऑफ the salts of sulfuric acid are called sulfates. सल्फ्यूरिक एसिड के जो सॉल्ट्स हैं उन सबको हम बोलते हैं सल्फेट्स। द सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड are called nitrates. The salts of nitric acid are called nitrates. इसी तरह से salts of carbonic acid are called carbonates. और जो विनेगर हम यूज करते हैं घरों में, एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, तो ये है सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड। सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसीटेट्स। एसिटिक एसिड के जितने भी सॉल्ट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, एसीटेट्स। एसीटेट्स। बताइए जी, इतना तो सभी को क्लियर है ना, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं, बताइए क्लियर है। यस सर। यस सर। चलिए जी, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में CBSE में, नोट करना है सभी को। चलिए जी, मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं इधर। चलिए जी, अगला आप एक क्वेश्चन नोट करेंगे, राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स। राइट द फॉर्मूले ऑफ द salts. Write the formulae of the salts given below
salts given below, write the formula of the salts given below and identify the acids and bases and identify the acids and bases and identify the acids and bases from which these salts may be obtained. Acids and bases from which these salts may be obtained. ठीक है, अब मैं लाइन से ना सॉल्ट लिखता चला जाता हूँ। देखिएगा क्या क्या दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। तो सॉल्ट्स दे रखे हैं बहुत सारे, उनके सबसे पहले मुझे फॉर्मूले लिखने हैं और फिर ये बताना है कि वो किस एसिड और किस बेस से मिलकर बने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्ट्स लिखेंगे, क्या क्या दे रखे हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है, देखिए पहला सॉल्ट दे रखा है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं इधर वाला पोर्शन पूरा मिटा रहा हूँ। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम जो है, पोटेशियम होता है के इज फॉर पोटेशियम। तो पोटेशियम सल्फेट हमारा के होता है और सल्फेट का जो वैलेंसी है, सल्फेट की वैलेंसी हम जानते हैं 2- होती है, पोटेशियम की वैलेंसी 1+ होती है। तो मैं यहाँ पर इधर लिखकर आपको बता रहा हूँ कि देखिए पोटेशियम की वैलेंसी 1+ होती है ना, और जो सल्फेट है, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-, SO4 2-। तो 2 तो आ जाएगा के साथ और 1 चला जाएगा SO4 के साथ। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि वो फॉर्मूले पूछ रहे हैं सबके, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेटा K2SO4। K2SO4। ठीक, फिर वो पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस, कि कौन से एसिड और कौन से बेस से ये K2SO4 बना होगा। तो आप साफ समझ गए हैं कि यहाँ पर सल्फेट लिखा हुआ है। तो सल्फेट का मतलब क्या है कि ये सल्फेट किससे बना होगा, ये H2SO4 से ही तो बना होगा। बताइए समझे कि नहीं समझे, बताइए समझ में आया कि नहीं, कि यहाँ पर ये K2SO4 है तो SO4 नजर आ रहा है ना, तो SO4 कौन से एसिड में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में। तो हमारा जो एसिड है, एसिड तो हो गया H2SO4, और जो बेस है वो बेस क्या होगा, वो बेस हो जाएगा, देखिएगा बेस हो जाएगा, बेस में हर एक में OH जरूर आता है, तो एक तो K तो हो गया यहाँ पर, तो बेस क्या हो जाएगा KOH। बताओ समझ में आया कि नहीं। यस सर। अरे बाकी बच्चों को आवाज आ रही है कि नहीं, बताओ। यस क्लियर है, सर। सर चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, ये है पोटेशियम सल्फेट। पहला इन्होंने दिया था, अभी क्वेश्चन में लगभग 10-12 दे रखे हैं जो सॉल्ट्स हैं। हमें खुद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना सभी बच्चे। देखिए सेकंड वाला दे रखा है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, वही 10-12 एलिमेंट्स हैं जिनका आपको एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, ये सब मैंने आपको बताया भी था। तो आप देखिए सोडियम है, तो सोडियम क्या होता है Na, और सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1+, Na 1+, और साथ में क्या लिखा हुआ है सल्फेट। सल्फेट तो फिर वही बात, SO4 की वैलेंसी 2-, तो 2 इसके साथ आ जाएगा, 1 इसके साथ, वैलेंसी आपस में इंटरचेंज हो जाती है, हम जानते हैं। ठीक, तो 2 इसके साथ आ गया और 1 उसके साथ, तो ये बन जाएगा Na2SO4। सल्फेट है, SO4 है, तो SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड में ही होता है। तो एसिड होगा जिस एसिड से ये बना है वो H2SO4। Na है
तो Na के साथ OH लगा दीजिए, क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है बेटा। अगला एग्जांपल देखिए, अगला इन्होंने क्या दिया है? सॉल्ट। अगला सॉल्ट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। अब जो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिएगा, कैल्शियम की वैलेंसी होती है बेटा 2+ और SO4 की वैलेंसी होती है 2-। इसका 2 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ये हो गया। और फिर वही बात है कि SO4 है, SO4 तो कौन से एसिड से बना होगा? सल्फ्यूरिक एसिड से, तो H2SO4। फिर कैल्शियम के साथ में हाइड्रोक्साइड, तो मैं जानता हूँ कि जो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1-, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+। तो जैसे यहाँ NaOH, यहाँ KOH था, उसी तरीके से, लेकिन इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 आ जाएगा OH के साथ, और इसके साथ आ जाएगा 1। 1 का आना ना आना क्या फर्क पड़ता है? 1 को लिखा तो जाता नहीं, तो क्या हो जाएगा? Ca तो एसिड रहेगा, और OH के साथ 2 आ जाएगा, तो CaOH होल ट्वाइस। बताओ, यहाँ तक समझ गए? Yes, sir. ठीक है। अगला देखिए कि अगला क्या दे रखा है। अगला है 5 नंबर का क्वेश्चन था ये CBSE में, मैग्नीशियम सल्फेट। अभी मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो फिर वही बात है कि जैसे कैल्शियम था, कैल्शियम की वैलेंसी 2 थी, तो ऐसे ही मैग्नीशियम की भी 2 होती है, और सल्फेट की 2- होती है। इसका 2 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ, 2 से 2 वैसे ही कैंसिल हो गया, तो क्या लिखेंगे? MgSO4। एसिड साफ समझ में आता है, H2SO4। Mg की वैलेंसी जब 2+ है तो क्या बन जाएगा? MgOH, जस्ट लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी MgOH बनेगा। ठीक है जी, इधर वाला मिटा रहा हूं मैं। ओके सर। हाँ, तो ये 4 सॉल्ट्स थे। अगला देखते हैं, काफी लंबा क्वेश्चन है, काफी सारे सॉल्ट्स दिए हैं। अगला देखते हैं सॉल्ट, ये है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट में देखिएगा, कॉपर की वैलेंसी फिर वही है 2+, तो Cu2+। ठीक है, और सल्फेट वही SO4 2-, है ना? SO4 2-, तो 2 इसका 2 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ, तो ये CuSO4 हो जाएगा। CuSO4। अच्छा, तो फिर एसिड कौन सा रहा होगा? H2SO4। और फिर बेस, इसका जो बेस है वो क्या बन जाएगा? CuOH होल ट्वाइस। छठा सॉल्ट देखिए, कॉपर सल्फेट के बाद में अगला दे रखा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो हम घरों में खाते हैं, कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तो बच्चा बच्चा जानता है, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, NaCl है। अब देखिए, जब Cl लगा हुआ है तो Cl का मतलब क्या है? क्लोराइड है ना। और क्लोराइड कैसे बनेगा? क्लोराइड बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से। तो एसिड तो साफ हो गया, HCl। और सोडियम का बेस क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कास्टिक सोडा जो होता है। अगला देखिएगा, अगला है सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1- होती है, इधर लिख रहा हूँ, NO3 की वैलेंसी 1-, और साथ में क्या है? सोडियम, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? 1+। इसका 1 इसके साथ लिख दो, इसका 1 इसके साथ लिख दो, चाहे तो मत लिखो, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो क्या बन जाएगा? NaNO3। NO3 आ गया, यानी कि नाइट्रेट आ गया। कौन सा एसिड होगा बताइए? अरे बोलो, कहाँ हो सबके सब? Yes, sir. HNO3। एसिड कौन सा होगा? HNO3. HNO3। तो एसिड आ गया यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड HNO3। और ये सोडियम है Na, तो इसके साथ हाइड्रोक्साइड कौन सा बनेगा हमारा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सोडियम नाइट्रेट के बाद अगला है बेटा सोडियम कार्बोनेट, 8वां सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब समझ जाइए कौन सा एसिड आएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3 है। पहले कार्बोनेट की बात करता हूँ, सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम की वैलेंसी 1+ और कार्बोनेट CO3 की वैलेंसी 2-, तो इसका 2 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, Na2CO3। Na2CO3 कार्बोनेट है तो सीधा सीधा लिखो एसिड कौन सा, H2CO3। और जब सोडियम है तो सोडियम का बेस कौन सा, NaOH। उसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगला देखिएगा, अगला सॉल्ट क्या गिवन है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्या होता है, NH4 1+, इसकी वैलेंसी होती है 1+, और क्लोरीन की वैलेंसी 1-। इसका 1 इसके साथ, इसका 1 इसके साथ, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, NH4Cl। अब क्लोराइड आ गया ना, तो एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और NH4 के साथ में OH लगा दीजिए। जब NH4 की वैलेंसी 1+ है और OH की वैलेंसी होती है 1-, तो सीधा सीधा NH4OH लिख देंगे, NH4OH। बताइए बेटा ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। चलो जी ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी कल कराता हूँ फिर आपको, ठीक है? ओके सर। चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।